इंडस्ट्री एनालिसिस में आने वाले की इंडस्ट्री ड्राइवर्स एंड सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस। रिव्यू ऑफ अवेलेबल रिपोर्ट्स। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए जो रिपोर्ट, इंडस्ट्रियल रिपोर्ट जो होता है वो जनरेट किए जाते हैं या सर्वे करके उसे पब्लिश किए जाते हैं। उन रिपोर्ट्स को रिव्यू करना, अप्रोच द करेक्ट इंडस्ट्री, डिमांड एंड सप्लाई सिनारियो, देन कम्पिटिटिव सिनारियो और रिसेंट डेवलपमेंट्स, इन सभी 5 पॉइंट्स को हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस में यूज करते हैं। रिव्यू ऑफ अवेलेबल रिपोर्ट्स में जो रीड all the available but relevant industry reports and statistics to see whether it makes sense to dig a deeper. Some of the reports you will find already contain in-depth information that the need of the new industry analysis is eliminated. However, it is unwise to depend on an existing analysis report as the market is always volatile and industry factors changes constantly. Therefore, pick up the correct report and envisage its relevancy in the correct market. इसका मतलब है जो हमारी, अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इकोनॉमिक एनालिसिस में जो क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट या फिर हमारी जो क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट पॉलिसीज या मॉनेटरी पॉलिसीज थी, उनसे रिलेटेड डिफरेंट रिपोर्ट्स हम लोगों ने पढ़ने के बाद उससे हमें पता चलेगा कि शायद हमारी इकोनॉमी बूम सेगमेंट में है या फिर रिसेशन सेगमेंट में है या फिर करेक्टिव स्टेज में है। तो उसके बेसिस पे अलग अलग इंडस्ट्रीज जो होते हैं, उन अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए स्पेसिफिक रिपोर्ट्स वहाँ पे एक गवर्निंग ऑथोरिटीज पब्लिश करते हैं। तो उन सभी करेक्ट इंफॉर्मेशन जो हमें इन रिपोर्ट से मिलेगी उसे एनालाइज करना ये हमारे लिए फिजिबल होगा। ऐसे एनालाइज करते हुए कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी होते हैं कि जो हमें प्रीवियस या सिर्फ पास्ट डेटा के बारे में बताते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे होते हैं कि जो हमें ज़्यादातर आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के बारे में बताते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे होते हैं जो करंट मार्केट सिचुएशन या करंट मार्केट सिनारियो जो होती है उसके बारे में हमें स्टेट करता है। तो इन सभी से रिलेटेड अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें इकट्ठा करके फिर बाद में जो रिपोर्ट्स होंगे उनके ऊपर एक एनालिसिस स्टेटमेंट फॉर्म करना होता है। और एनालिसिस स्टेटमेंट मतलब क्या? से फॉर एग्जांपल अगर हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जिस तरह से अच्छी खासी ग्रोथ प्रीवियस 2 सालों में देखने को मिली है, उनके लिए क्या रीजंस है, सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी, ऐसी सारी रिपोर्ट्स कहाँ पर अवेलेबल होगी? तो हमारी जो NSE और BSE ये दोनों वेबसाइट्स हैं, उन दोनों वेबसाइट्स पे तो इनके लिए डिफरेंट रिपोर्ट्स तो अवेलेबल है ही, साथ ही साथ इकोनॉमिक टाइम्स या फिर हिंदुस्तान टाइम्स इस तरह के या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड इस तरह के जो न्यूज़पेपर्स हैं इनमें डेली कुछ ना कुछ इन सभी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है जो स्टैटिस्टिकल भी होती है। तो उन्हें रिव्यू करना हम लोगों का काम होता है। उनसे हम लोग इस तरह की सभी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो हमारी इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए ज़रूरी हो या फिर रिलेवेंट हो। सेकेंड थिंग इज द अप्रोच करेक्ट इंडस्ट्री। इसमें क्या होगा? तो नॉर्मली एन इंडस्ट्री हैज सब पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, if analysts look at the chemical industry, analysts will find the sub-industries like fertilizers, pesticides, paints, and varnishes, then organic chemicals, etc., etc., etc. Therefore, it is important to focus on the relevant industry. Without this, it will be impossible to draw an accurate industry analysis report. So, take up an industry and find out the sub-industries. Select the one which suits the company purpose. Moreover, it is worthwhile to look at the different market segments in the particular industry.
सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग केमिकल इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो केमिकल इंडस्ट्री में आने वाली, जैसे कि ऊपर एग्जांपल में दिया है, फर्टिलाइजर्स और पेंट्स, राइट। अगर हमें आने वाले नॉर्मली जो हमारा अभी मानसून सीजन चल रहा है, इस मानसून सीजन में आप देखोगे तो पेंट्स एंड वर्निशेस के लिए नॉर्मली इस पर्टिकुलर मानसून पीरियड में डिमांड जो होती है वो लो होती है, राइट। और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीएल कंपनी है जो हमारी वर्ल्ड में टॉप 5 कंपनीज में, यूपीएल ये एक इंडियन कंपनी है और वर्ल्ड में टॉप 5 कंपनीज में फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इनका नाम आता है। तो ऐसी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स मेकिंग कंपनीज जो होती है यही मानसून सीजन में अच्छा खासा परफॉर्म करती है, बिकॉज उन पर्टिकुलर सीजन में उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो सब इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए रिपोर्ट्स सिलेक्ट करना और उनके रिपोर्ट्स ठीक से एनालाइज करना, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होगा। बिकॉज अगर हम लोग रेनी सीजन में या मानसून सीजन में इस तरह की लेदर इंडस्ट्रीज या पेंट या वैनिश इंडस्ट्रीज को अगर सजेस्ट करते हैं तो मे बी यहाँ जो स्टैग्फ्लेशन है या फिर जो स्लो डाउन है वो हमें लॉसेस भी दिखा सकता है। देन डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो, ऑब्वियसली एक बार इंडस्ट्री सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को डिमांड एंड सप्लाई उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को भी कंसिडर करना होता है, राइट। Relevant to look into the demand and supply scenario for a particular product or an industry by studying its past trends। मतलब जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मानसून सीजन में हमारे पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स कंपनी जो होती है उनके लिए अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, वही पेंट सेक्टर कंपनी जो होती है उनमें नहीं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो कहाँ से मिलेगा, तो जो हमारे पास प्रीवियस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स होंगे उनके बेसिस पे, और उन्हीं के बेसिस पे जो फोरकास्टिंग फ्यूचर्स होंगे, ऑलरेडी जो फ्यूचर में आने वाली डिमांड होगी उस डिमांड के लिए प्रेडिक्टेड जो रिपोर्ट्स होता है उसे एनालाइज हम लोग कर सकते हैं और उसे हम लोग देख भी सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग it is related to the investor can do the comparative analysis with other companies competing in the same manner to find out the economic health of the company under consideration. Future demand and supply forecasting helps investor understand the viability of the future investment in terms of the profits and losses also. Okay, सो डिमांड एंड सप्लाई ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देन कम्पिटिटिव सिनारियो, कम्पिटिटिव सिनारियो मतलब क्या, तो नॉर्मली किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो सब इंडस्ट्रीज हैं उन सब इंडस्ट्रीज में अलग अलग डिफरेंट कंपनीज होंगी, उनके बेसिस पे हम लोग ये सारी कम्पिटिटिव सिनारियो कंसिडर करेंगे, है। जो पोर्टर सर, एक पोर्टर का मतलब माइकल पोर्टर बंदा था जिसके 5 फोर्सेस मॉडल उन्होंने डेवलप किए थे, राइट। द मॉडल एक्ट्स द फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस। माइकल पोर्टर, अ फेमस स्ट्रैटेजिस्ट एंड द ऑथर ऑफ द फर्स्ट केम अप विद द मॉडल। इन दिस मॉडल 5 पैरामीटर्स आर एनालाइज्ड टू सी द कम्पिटिटिव लैंडस्केप, और यही हम लोगों को थियरी में आगे सीखना है। ऐसे कौन से कॉम्पिटिटिव थे, तो पहला थ्रेट फॉर न्यू एंट्रेंट्स, bargaining power of the buyer, bargaining power of supplier, rivalry among the existing players and threat from the substitutes। ये सभी चीजें हम लोगों को यहाँ पे कंसीडर करनी है। ओके, नेक्स्ट, द पोर्टर मॉडल इज एक्सट्रीमली यूज्ड व्हाइल एनालाइजिंग द एनी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को अगर हम लोगों को एनालाइज करना है तो ये 5 पर्टिकुलर पॉइंट्स हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके एनालाइज करने होते हैं। ओके, ये हम लोग आगे जब पोर्टर की थ्योरी देखेंगे तब उसमें समझ आएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज रिसेंट डेवलपमेंट्स। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द इंडस्ट्री एनालिसिस, जहाँ से हमें सोर्सेस या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ज़्यादातर जो न्यू डेवलपमेंट होती है, जो न्यू डेवलपमेंट मार्केट में होगी या इंडस्ट्रीज में होती हैं, उनसे रिलेटेड रिपोर्ट जो होता है वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं होती है, हमें माइक्रो लेवल पे भी ज़्यादातर एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है।
Analyst needs to incorporate influencing factors at the micro level. These macro levels factors, these micro levels factors includes recent industrial developments, innovation in your industry analysis report, sector valuation and global comparative valuation. से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर ले तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए इकोनॉमिक सेक्टर अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक ऑलरेडी लग्जरियस गुड्स के लिए जो थी वो पैंडमिक सिचुएशन में स्लो डाउन थी, राइट. लेकिन इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कार सेगमेंट है, राइट, एक जो हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाली कार सेगमेंट है या लग्जरियस गुड्स जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें लग्जरियस गुड्स में हमारी होम अप्लायंसेस भी आते हैं और कार इंडस्ट्रीज या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी आती हैं. तो लग्जरियस गुड्स में होम अप्लायंसेस जो थे इनके लिए डिमांड नहीं थी ड्यूरिंग दिस पैंडमिक, बट ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाली जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी उनके लिए डिमांड अच्छी थी. ये ओवरऑल इकोनॉमिक सेगमेंट कहता था. इंडस्ट्रियल एनालिसिस में हम लोगों ने कार या फिर जो ऑटोमोबाइल और बेसिक हमारी होम अप्लायंसेस थे इन दोनों का बेसिक अगर डीप एनालिसिस किया तो ज़्यादातर डिमांड ऑटोमोबाइल सेगमेंट में बढ़ने लगी. क्यों? जस्ट टू अवॉइड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों ने खुद के लिए अलग अलग कार या छोटी मोटी कार या फिर बाइक, टू व्हीलर्स इन्हें परचेज करने को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया ड्यूरिंग दिस पैंडमिक सिचुएशन ऑल्सो, राइट. कि पैसे नहीं थे या फिर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी ज़्यादातर, फिर भी लोगों ने इस तरह की सेक्टर्स में परचेज करना. अब ऐसा क्यों? तो ओवरऑल रिपोर्ट ऐसा कहता है कि ड्यूरिंग दिस सिचुएशन जब भी कभी प्रीवियस 2015, 16, 17 इन 3 सालों में जितना सेल ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं हुआ उतना 19 एंड 20 इस एक ईयर में हो चुका है, राइट. तो ये पर्टिकुलर पास परफॉर्मेंस हम लोग अगर देख सकते हैं तो आप प्रीवियस रिकॉर्ड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की जो प्राइस है उनको भी देख सकते हैं, तो वो कितनी अच्छी खासी बढ़ी हुई है ये भी आप लोग देख सकते हो, राइट. एवरीवन क्लियर? सो ये रिसेंट डेवलपमेंट्स, कम्पिटिटिव सिनारियो, साथ में साथ डिमांड और सप्लाई, अप्रोच टू द करेक्ट इंडस्ट्री एंड रिव्यू द अवेलेबल रिपोर्ट, ये सभी पॉइंट की इंडस्ट्री ड्राइवर्स है या फिर जो हम लोग को रिपोर्ट